Good evening, students. As I had explained you four questions of short of chapter number 11 in previous video, I will continue from there only. Means from fifth question, I will explain you once again as a revision of this chapter in short and precise way. I hope so. This will be helpful to you for your final exam. Moving on, fifth question: describe the power of the High Court in the criminal cases. In the criminal cases, how what are the powers and what are the things high court is handling? As you know, criminal cases are at lower court handled by session court. Okay, the in case a session court has issued any judgment to punish the accused for more than 4 years, the petitioner can challenge the judgment in the high court. बच्चों, अगर जो पिटिशनर है, ठीक है, उसे जो पनिशमेंट सेशन कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्रिमिनल केस में जो जजमेंट हुआ है उसमें पनिशमेंट दी है 4 साल से भी ज़्यादा की, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली चैलेंज कर सकता है. अगेन ही कैन अपील इन द हाई कोर्ट. ओके. सेकेंड, इन द सेशन कोर्ट गिव्स कैपिटल पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड in case of a murder, and on the other hand the lower court had initially given lesser punishment of the same case. अगर सेशन कोर्ट में पनिशमेंट मिली है, ठीक है, पिटिशनर को कैपिटल पनिशमेंट, और वो एक्यूज पाया गया है बिकॉज ऑफ द मर्डर, ही हैड डन अ मर्डर, उसने अगर मर्डर किया है, ओके, और उसे कैपिटल पनिशमेंट दी गई है और वो भी पर्टिकुलरली लेस पनिशमेंट दी है फॉर द सेम, तो वो भी पर्टिकुलर केस अपील किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में. Then the petitioner can challenge the judgment of session court in a high court. These are the two particular powers which are given to the particular high court in the terms of criminal cases. Okay, एक सेशन कोर्ट के मर्डर के टर्म पे जिसमें कैपिटल पनिशमेंट मिलती है बच्चों, और एक पॉइंट पे जहाँ पे सेशन कोर्ट के जजमेंट के पनिशमेंट जो है पिटिशनर को मोर देन 4 years मिली है, तो वो केस को भी वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में. ठीक है, दिस आर द टू पर्टिकुलर केसेस विच आर अपील्ड इन द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन solve this problem. Okay, now sixth question: state the required qualification of the judge of the high court. अब ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि क्वालिफिकेशन जो है जज का, ठीक है, हाई कोर्ट का, वो क्या रिक्वायर करता है. इफ़ यू वांट टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट देन व्हाट टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. ओके, आपको पर्टिकुलरली जज अपॉइंट करना है हाई कोर्ट का, तो आपको क्या क्वालिफिकेशंस उसमें होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज 62 years ऑफ एज, लेस देन 62 years ऑफ एज. इसके अंदर जो रिटायरमेंट एज है वो 62 है. और सुप्रीम कोर्ट के जज में कितनी थी, 65, पर हाई कोर्ट के जज की लेस देन 62 years की एज होनी चाहिए, उसकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए 62 से, और रिटायरमेंट एज भी 62 है. He should have served for a minimum period of 10 years in any of the judicial post in any of the lower court of the Indian states. Plus उसने 10 साल मिनिमम काम किया हो लोअर कोर्ट में कोई भी इंडियन स्टेट के, ओके, एज अ जुडिशियल पोस्ट पे. सेकेंड, ही शुड हैव वर्कड एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years. इसमें भी हाई कोर्ट के जज एडवोकेट के अकॉर्डिंग ही हैड वर्कड एट लीस्ट फॉर 10 years. उसने एडवोकेट का भी काम किया हो, पर एटलीस्ट 10 years का, कम से कम 10 साल का. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he should be distinguished jurist, constitutional expert, a famous lawmaker as per the opinion of the president. वो लॉ मेकर होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे. डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मीन्स कंपैरेटिवली टू द अदर ज्यूरिस्ट उसकी जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो बेस्ट होनी चाहिए एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. Okay, now in seventh question what they had asked,
नेम द वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, कौन सी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके नाम बताने हैं आपको। द कोर्ट्स दैट आर इन द लोएस्ट लेवल ऑफ द पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट किसे कहा जाता है, फर्स्ट आपको वो मीनिंग को डिफाइन करना है। द कोर्ट्स दैट आर लोएस्ट इन द पर्टिकुलर लेवल ऑफ द पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में जो सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है वो आता है जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, दिस कोर्ट्स इंक्लूड, ये सब जो कोर्ट्स है पर्टिकुलरली कौन सी कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तालुका कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोटा कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स एंड सर्टेन स्पेशल कोर्ट्स। These are the courts which are coming under lowest level of the pyramid structure of the Indian judiciary. Okay, और इन्हें subordinate court कहा जाता है। Each state is divided into administrative unit which is known as district. हर एक स्टेट को डिवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के टर्म पे जिसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट। एंड इन ईच डिस्ट्रिक्ट यू हैव 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है 3 कोर्ट्स में, एक है सिविल कोर्ट, दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट और थर्ड है रेवेन्यू कोर्ट। ओके, now here the short answer which was asked in question number 1, total 7 were there. I had explained you now moving on, explain the following statements. Statements को आपको explain करना है, why that statement is given, what are the reason behind that explanation you have to give in this question number 2. Total, if I not wrong, they had asked up to how many are there statements, total आपके ये भी 7 क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं एक्सप्लेन द स्टेटमेंट के टर्म पे। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट which was explained, which was given in your exercise, that is judiciary is the foundation of democracy. First understand the statement. Okay, judiciary is the foundation of democracy. डेमोक्रेसी आपको पता है, डेमोक्रेसी यानी लोगों के लिए बनाया गया लॉ, इम्प्लीमेंट करने वाला लॉ, मीन्स एवरीथिंग फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ओके, डेमोक्रेसी के पास। और जुडिशरी वो फाउंडेशन है, वो स्टार्टअप है जो हेल्प करता है लोगों के लिए, भला है, पर्टिकुलरली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, अब ये स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एज यू नो, डेमोक्रेसी का नाम आया तो आपको कंट्री के बारे में, एंड इट्स पीपल आर कंसिडर्ड एज सोवरेन, मीन्स हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम वैसे लोग हैं जो कंसिडर करते हैं सोवरेन, मीन्स यूनिटी, ब्रदरहुड, पर्टिकुलरली टुगेदरनेस, पीस। ओके, दिस मीन्स दैट in a democratic country, its people are above all and they should be given social, political and economic equality when they seek justice. डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को सबसे ऊपर रखा गया है, सोशली भी, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिक इक्वलिटी के टर्म पे, जस्टिस के टर्म पे। जब भी उनके साथ कुछ रॉन्ग होगा या रॉन्ग होता है तो जुडिशरी हमेशा उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले वर्कआउट करता है। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया के हमेशा ऐसे बेस पे डिज़ाइन किया गया है कि फंडामेंटल्स हमेशा जो भी राइट्स है फॉर द पीपल है। कीपिंग दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ केप्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंट, firm and fearless from the above two organs, namely legislative and executive. In, as you know, fundamental rights जो भी बनाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग के लोगों के बेस पे ही बनाए गए हैं और उनको 2 पार्ट में डिवाइड में, इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है पर फर्मली और फियरलेसली वो वर्कआउट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 ऑर्गन्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एक है लेजिस्लेटिव और दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसके बेस पे वो वर्कआउट करते हैं।
With such massive power in its hand, the judiciary can take action and punish anyone who offend the legal system of the country and tries to snatch away democratic right. As you know, ये सेंटेंस में हम ये बोल रहे हैं पर्टिकुलरली कि जो भी एक्शंस है जुडिशरी लेता है, पनिश करता है, वो लीगल टर्म्स पे करता है, लीगल पर्टिकुलरली वे आउट से करता है। और अगर कोई गलत पाया जाता है, लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं करता है, तो उसके पास से हम स्नैच कर लेते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स। वी कैन ट्राई मीन्स वी कैन स्नैच अवे द डेमोक्रेटिक rights. Thus, Indian judiciary's true sense respect the democracy and work as the foundation of democracy. इसी के ऊपर से हमें ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, हमारी कंट्री की, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन जुडिशरी के टर्म पे। इंडियन जुडिशरी जो भी वर्कआउट करता है वो ट्रू सेंस में उसकी रिस्पेक्ट करता है और वो ही वर्कआउट करता है एज अ फाउंडेशन ऑफ democracy. Okay, now another statement which was explained over here, that is which you have to explain as per the exercise. The Supreme Court is the protector and the guardian of the constitution and citizen. ये स्टेटमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोटेक्टर भी है, गार्डियन भी है कॉन्स्टिट्यूशन का और सिटीजन का। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है। सो एज यू नो, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोटेक्टर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। टॉप मोस्ट लेवल पे है, सुपीरियर है, पावरफुल है, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, एज अ जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंडियन सिटीजन क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू नलिफाई एनी स्टेप लॉ टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इफ इट इज वायलेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कि वो नलिफाई कर सकते हैं, वो रिमूव कर सकते हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं या वर्कआउट स्टॉप कर सकते हैं इन एनी स्टेप लॉ, टू नलिफाई एनी स्टेप्स लॉ के बेस पे जो नहीं हो, ठीक है, जो लॉ के बेस पे ना हो, टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इफ इट इज वायलेट्स, पर्टिकुलरली अगर कोई ने उसके अगेंस्ट कोई वायलेट स्टेप लिए हैं बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे वो उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कंसिडर भी नहीं कर सकते। तो ये पावर्स जो दिए हैं उसी के बेस पे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट पर्टिकुलरली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ओके डियर स्टूडेंट, होप this video will be fruitful and helpful to you for further revision and explanation is helpful in your final examination preparation. Please like, subscribe and comment on my video and share as you can do it. Okay, have a nice day. Good day. Bye.